गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हम बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं चैप्टर में। हाँ जी, है किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह? सर जी, सर वो कल लैंड एंड वाटर वाला करा दीजिएगा। लैंड एंड वाटर वाला दोबारा से कराना है क्वेश्चन वो? हाँ सर। अच्छा अच्छा इसके अच्छा अच्छा। अलावा 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है आप भेजें। और किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। क्या था एक बार क्वेश्चन आप बोलोगे मुझे? सर, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2. In the हम्म northern hemisphere, it is 2:3. Find the ratio of land and water in the southern hemisphere. चलो एक बार क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन समझना। इधर बोर्ड पे फोकस करो। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, ठीक है ना, इज कितना है? 2:1। 1:2. अच्छा 1 लैंड एंड वाटर का ना। हाँ ठीक। सर, लैंड एंड तो लैंड एंड वाटर का कहाँ पर है? ये अर्थ पर है। So, तो लैंड एंड वाटर का अर्थ पर जो है क्या है रेशियो? 1:2 है। अब ये बच्चा, ये तो है लैंड पर। अब हम बात करें कि नॉर्थन हेमिस्फीयर के पर क्या है, ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर पर, तो कितना दे रखा? कितना? 2:3. 2:3। 3. तो ये दे रखा है आपको, जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे निकालना। कहाँ पर निकालना? साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है ये निकालना, ठीक है ना। इसमें आपने जो है देखना। देखो आप एक बात बताओ, जैसे सपोज करो ये पूरी अर्थ है, और आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ये आपके पास इक्वेटर, ठीक है ना। अब ऊपर वाले पार्ट को आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हो, नीचे वाले पार्ट को आप साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हो, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पूरी पृथ्वी जो है आपकी 50 kg की, कितने की? 50 kg की है, ठीक है ना। तो पूरी अर्थ का वेट कितना है? 50 kg है। और इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इसमें 20 kg है। तो बताओ साउथर्न हेमिस्फीयर इसमें कितना होगा? समझ रहे हो? तो बताओ कितना होगा साउथर्न हेमिस्फीयर? भाई पूरी अर्थ जो है 50 किलो की है। उत्तरी गोलार्ध है 20 किलो का, तो दक्षिणी गोलार्ध कितने का होगा? 30 होगा। समझ गए ना? कैसा है? क्योंकि 50 में से आपने 20 माइनस कर दोगे तो ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक बात है ना। तो ये वाली बात आप जो है समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इसके मेटल वाली बात हो गई ना। अब इस बात को ऐसे भी मानते हो कि ये जो पूरी अर्थ अगर बालक हम इसका कंपेयर करें, तो ये 1 यूनिट का होगा, ये 1 यूनिट का। अच्छा इनका रेशियो क्या होगा? तो ये पूरी अगर 1 है तो ये भी, ये पूरी 2 यूनिट है तो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ये होगा। समझ रहे ना? हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, होगा नहीं होने का। तो आप इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन में हम देखें, तो आप एक काम करते हैं, अगर लैंड इतना वाटर इतना, तो टोटल कितना हो गया? 3। ये टोटल कितना हो गया? अब आप मुझे बताओ आप इसमें क्या काम कर रहे हो? इनको टोटल जैसे आप इसको टोटल करोगे, तो टोटल के लिए इसको आप किससे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप किससे करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे आप इसकी, तो 5 से करोगे, 5, ये लैंड है और ये वाटर। 5 से करोगे 5 ही कम 5, 5 दूना 10। और ये 3 से करोगे 3 दूना। चलो सुनो एक मिनट। अच्छा अभी आपने करा क्या? आपने टोटल को इक्वल कर लिया। टोटल को क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसमें लैंड और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। देखो जैसे सपोज करो ये पूरी अर्थ है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर पूरी अर्थ का आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से आप रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। अर्थात पूरी अर्थ अगर 2 यूनिट की, तो ये ऊपर वाला 1 यूनिट का होगा। होगा नहीं होने का? तो बेसिकली इस रेशियो में जो है पाया जाएगा, है ना। किस रेशियो में? 2:1 में। क्लियर है ना? तो इसे जो है 2:1 में पाया जाएगा। इसका मतलब अभी तो आपने इक्वल किया था, अब इसको आप जो है किस में कन्वर्ट करोगे? 2:1 में। तो ऊपर वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और नीचे वाले को आप किससे करोगे? 1 से। अब आप एक काम करो, यहाँ जो है ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10 से। और यहाँ जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से।
तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 ही कम, लैंड कितना हो जाएगा 10, और वाटर कितना हो जाएगा 20 हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 से करोगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो लैंड जो है पूरी अर्थ पर लैंड कितना है 10 यूनिट, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में कितना 6, तो साउथर्न में कितना बचेगा 4। तो ये पूरी अर्थ पर लैंड कितना है 20 यूनिट, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कितना 9, तो साउथर्न में कितना बचेगा 11। बस ये बात इसमें इसी कॉन्सेप्ट हमने करना था। तो बेसिकली हमने ये देखना था कि ये जो है जो अर्थ का और लैंड का किस रेशियो में ये जो है चीजें पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें बताओ, अगर इसमें आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछो, एक दो क्वेश्चन अगर और कराना होगा तो मैं करा दूंगा, कराना है एक दो क्वेश्चन और। सर ये सर ये 2:1 कैसे? 2:1 देखो अर्थ का, अब ये तो खुद से ही मतलब ये बस एक रेशियो होता ही है, 2:1 में ही तो होता है भाई, एक तरफ पूरी अर्थ है और एक तरफ नॉर्थन हेमिस्फीयर है, तो ये 2:1 में ही तो होंगे, ये 2:1 में ही है। हाँ सर ठीक है, समझ। समझे गौरव आप, हाँ सर। क्योंकि ये इक्वेटर हाफ उसको डिवाइड करता है ना, तो एक यूनिट ऊपर चला गया, एक यूनिट नीचे आ गया, समझ रहे हो ना। देखो आप ये देखो पूरी पृथ्वी ये है, आप यहाँ देखो इधर देखो, ये पूरी पृथ्वी है, और यहाँ से आप इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर ये आ जाएगा और साउथर्न हेमिस्फीयर ये आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो ये टोटल 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट आप देखो नॉर्थन हेमिस्फीयर से निकालोगे तो ये 2:1 हो जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर से निकालोगे तो ये भी 2:1 हो जाएगा, तो इसी रेशियो में रहेगा ये बेसिकली। क्लियर है, और कराना है एक दो क्वेश्चन ऐसा, अब मेरे हिसाब से कर दोगे आप, है ना। तो अच्छा देखो, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मैंने तो चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट करा दिया है ना, है तो इसमें बहुत कुछ, बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो डाउटों के थ्रू मैं कवर करा दूंगा ना। तो अगर मैं यही सोच रहा था कि अगर आपने क्वेश्चन करे होते तो मैं डाउटों से ही आपका जो है चैप्टर आगे क्लियर करता। सर मैंने भेजे 2 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आप एक बार क्वेश्चन बोल ही दो ये, हाँ बोलना सर। क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन। A, B, and C go to office with speeds in the ratio 5:4:3. If in total they take 94 minutes to cover the individual distance, then find the time taken by B to cover the distance. अच्छा ये टाइम एंड डिस्टेंस में करूंगा ये आपका, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अगला कराना, अगला बताना क्या है। So P and Q run a 5-kilometer race along a circular course of length 500 meters. Their speeds are in the ratio 5:4. If they start together अच्छा in the ये same time. रेस का क्वेश्चन है। देखो इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एक रेस का है और एक टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये दोनों क्वेश्चन उसके हैं, तो ये बेसिकली जब मैं आपको वो कराऊंगा ना तो उसी में आपको जो है करा दूंगा ना, ठीक है सर। तो वहीं पे हो जाएंगे। बाकी इजी है, इतना नहीं है, जब अब ऐसा है ना वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा तो तभी आपके जो है आगे डील कर पाओगे इन क्वेश्चन में। अब एक काम करो आप, अच्छा एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो कोई भी चीज हो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको अपने स्तर से भी सोचना पड़ता, जब तक आप अपने स्तर से नहीं सोचोगे तब तक बात नहीं बनेगी ना। तो अब जैसे मान के चलो यही क्वेश्चन था, तो ये तो खुद से ही सोचना होगा कि आपको कि भाई अर्थ का और नॉर्थन हेमिस्फीयर का क्या रेशियो रहेगा क्या, तो कुछ चीजें आपको खुद से ही सोचनी पड़ेंगी ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ amount distributed, the ratio of, इंग्लिश में लिख लो सब बच्चे, the ratio of amount distributed in all the male and female
in all the male and female as salary is 6:5 is 6:5, ठीक है ना। The ratio of salary of each male and female, the ratio of salary of each male and female 2:3, each male and female 2:3. Find the ratio of number of male and female. सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज, ठीक है ना। हाँ सर। तो बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, आपको तो लिए तो लिखा ही दिया है, मैं कौन सॉल्यूशन समझाएगा आपको, ठीक है ना। ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। देखो सुनो, उसमें ये बोला है इसने कि एक कंपनी में मेल और फीमेल में जो है सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो सैलरी को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उनकी जो सैलरी का जो रेशियो है वो 6:5 है, जबकि प्रत्येक महिला और पुरुष की सैलरी का जो रेशियो है बेटा वो कितना है 2:3। तो आपको बताना कि उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, करो करो। करो। हम्म, कितना है बेटा, किसी का आंसर नहीं आया। है आप क्वेश्चन लिखना चाहो लिख लो, इतने मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, इतने ही सॉल्यूशन पे गलत है बेटा। द रेशियो ऑफ अमाउंट distributed in all the male the ratio of amount distributed in all the male and female as salary all the male and female as salary is 6:5 is 6:5, while the ratio of salary of each male and each female is 2:3. Find number of male and female. देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं केवल तरीका बता सकता हूँ, बाकी एक व्यवहारिक नॉलेज तो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अब इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात थी नहीं इसमें जो मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि क्या था इस क्वेश्चन में, आप फिर भी जो है एक बार समझो इस क्वेश्चन को। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे आदमियों की संख्या निकालनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 9:5 जी 9:5 बहुत बढ़िया, सही आंसर 5 है, 9:5 होगा ना, मेल और फीमेल का पूछा ना।
देखो सुनो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो, एक कंपनी में हमने आदमियों को, एक कंपनी में हमने किससे, मेल्स को, है ना, मेल्स को हमने जो है, मेल्स को हमने 50,000 सैलरी दे दी। कितनी सैलरी दे दी? 50,000 सैलरी। समझ रहे हो ना? मतलब एक जैसे मान के चलो, एक कोचिंग का स्टाफ है कहीं भी है, उसमें जितने भी मेल है उन सभी मेल्स को हमने कितनी सैलरी दे दी? 50,000। अब यहाँ से आपको ये बता दिया कि एक मेल की जो सैलरी है वो बेटा कितनी है, तो एक मेल की सैलरी जो है वो है आपके पास 500 रुपये। एक मेल की सैलरी कितनी है? 500 रुपये। तो आप मुझे बताओ, ये बता सकते हो कि उसमें कितने मेल होंगे? बता सकते हो नहीं? इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? 10। 10 होंगे। 10 होंगे, कैसे पता चला भाई? टोटल सैलरी कितनी थी मेल की? 50,000, सॉरी 5,000, और मेल की सैलरी कितनी थी? 500। इससे एक कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? 10। समझ रहे हो ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो फीमेल की जो सैलरी है, जो फीमेल की सैलरी है वो मान के चलो आपके पास कितना है? 2.5 लाख है। कितनी है? 2.5 लाख है। समझ रहे हो ना? और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फीमेल की जो सैलरी वो कितनी है? 5,000 है। कितनी? 5,000। तो कितनी मेल होंगी उसमें, कितनी फीमेल होंगी भाई? सबको तो मिले कितने? 2.5 लाख रुपया, और एक को कितना मिला? 5,000। तो 5,000 से आप इनको डिवाइड कर दो तो कितने हो गए? 50 कितनी फीमेल है? 50। कोई क्लियर है ना? तो बस यही एक, अब देखो ये इतनी छोटी बात थी, उसने यही तो बात आपसे पूछी थी, उसने ये बात बोली आपसे। अब मुझे बताओ, जो ऑल सैलरी है वो ऑल सैलरी का रेशियो कितना है? 6:5। मतलब मेल को सभी मेल को कितने यूनिट रुपए मिल रहे हैं? 6। और सभी फीमेल को कितने यूनिट मिल रहे हैं? 5। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने ईच का दे रखा, तो ईच मतलब प्रत्येक, तो बताओ एक मेल को कितने मिल रहे हैं? 2, और फीमेल को 3। तो यह है किस रेशियो में? 2:3 में। ठीक है ना? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन पूछा, तो नंबर ऑफ पर्सन के लिए आप क्या काम करोगे? ऑल को ईच से डिवाइड कर दोगे तो 6/2 रेशियो 5/3, तो हो जाएगा 3:5/3। और यहाँ से सिंपल रेशियो में 3 इधर गुणा करेगा तो 3 × 9 रेशियो 5। ठीक है ना? तो इसको करो अब आप। ठीक है ना? चलो देखो सुनो, मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ इसमें। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, मतलब कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इस टाइप के बनते हैं। ठीक है ना? उन्हीं क्वेश्चनों पर आप जो प्रैक्टिस करो। अब क्योंकि ऐसे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर 3 दिन का गैप हो जाएगा, तो आप कर भी नहीं पाओगे ना। तो इसमें जो है, अब एक काम करो, देखो मैंने इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था आपको, एज से रिलेटेड, एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दिया था ना आपको। तो उसी से एक क्वेश्चन करो। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर।
the ratio of age of Meena and her mother is 3:8. The ratio of age of Meena and her mother is 3:8. ठीक है, 3:8, 3:8। हाँ, 3:8। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years, find the ratio of their age after 4 years, find the ratio of their age after 4 years, ठीक है ना। if after 10 years, if after 10 years their age difference will be 35 years, their age, if it after 10 years their age difference will be 35 years। लिख लिया क्वेश्चन। थर्टी फाइव ईयर हिंदी में बोलना है क्वेश्चन, लिख लो ना तो मतलब क्या है इसमें। 3:8। हम्म, 12। और किसी का कुछ? ठीक है, कितने बच्चों का आंसर आया 5:12? हाथ खड़े करना। दो का ही आंसर आया। ऑनलाइन में किसी बच्चे का आंसर आया? नहीं आया ना। अच्छा एक बात बताओ, आपका कितना है अभी? दो ही बच्चों का, और किसी का ऑनलाइन में? 5:12 है। 5:12 12, sorry, जी जी। 5:12। देखो उसने एक बात बोली है कि एक तो है कौन, मीना, और दूसरी है हर मदर। अब मीना और उसकी माता की एज का जो रेशियो है कितना दे रखा? ये दे रखा 3:8। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब उसने पूछा क्या, उसने आगे बोला है कि 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो कब का पूछा? 4 साल बाद का। आगे उसने एक बात बोली है कि 10 साल बाद इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 35 साल। अब मुझे बताओ 10 साल बाद इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा? 35। मैंने एक बात बताई थी कि दो आदमियों की आयु का अनुपात, आयु का अंतर हमेशा सेम रहता। दो आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा कैसा रहता? सेम रहता है, तो मैंने बताई थी। इसका मतलब अगर 10 साल बाद इनकी एज का डिफरेंस 35 ईयर है, तो आज भी इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा? 35 ईयर होगा। वो तो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था।
इसका मतलब यहाँ एज का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, और वहाँ एज का डिफरेंस कितना है 35 ईयर। तो 1 यूनिट जो है किसके इक्वल हो जाएगा 7 ईयर के। अब यहाँ से आप किसकी एज निकाल सकते हो मीना की। तो मीना कितने साल की है, तो मीना 3 यूनिट की, तो मीना हो जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 7 गुणा 3 कितना हो गया 21। तो मीना है 21 वर्ष की, और उसकी मदर कितने की हो जाएगी, तो मदर है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। समझ रहे हो ना। आपको बताया ये है मीना और ये है मदर। तो मीना की एज कितनी है, मीना इस समय 21 साल की, और मदर कितने साल की है 56। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कितने साल बाद 4, तो 4 साल इसमें ऐड करोगे और 4 साल इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा कितना 60। 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 12 पंजे 60। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करने होंगे। और देखो वही कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने कराया वही है ना, बस आगे पीछे करके जो है लिख के दे दिए, तो आप जो है थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन लिखो चलो। ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग विद ए पेंसिल। ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग विद ए पेंसिल, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं ना। गर्ल्स ब्रोकन द पेंसिल, गर्ल्स ब्रेक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। गर्ल ब्रेक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स एंड बॉय ऑब्जर्व दैट, एंड बॉय ऑब्जर्व दैट, एंड बॉय ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ, और लड़के ने एक बार ऑब्जर्व रिपीट। मतलब ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग विद पेंसिल, द गर्ल ब्रेक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स and the boy observed that, and the boy observed that the ratio of length, the ratio of length of these 2 parts, the ratio of length, the ratio of length of these 2 parts, of these 2 parts is same, is same as the ratio of length of pencil, as the ratio of length of pencil, as the ratio of length of pencil to the larger part, to the larger part, to the larger part. Find the ratio in which the girl break the pencil. Find the ratio in which the girl break the pencil. हिंदी में बोलूँ, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़के ने यह अनुभव किया कि इन दोनों पार्टों का अनुपात, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था, जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था। हाँ, जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था। अच्छा ऑप्शन दो बच्चा इसमें, ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन है √5 + 1, √5 + 1 √2, पहला ऑप्शन।
दूसरा है √5 + 2 √4 √5 + 6 √3 √5 + √5 रेशियो 2। आया बच्चा, आंसर आया नहीं आया? नहीं आया ना आंसर? बताया कोई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा देखो यहाँ देखो, चलो छोड़ो ना उस बात को, छोड़ो। देखो ये एक बंदा, मतलब एक लड़का और लड़की थे, ये उनके हाथ में पेंसिल थी, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, पेंसिल तोड़ दी। समझ रहे हो ना? वो तुम्हें पता होगा जो कुछ भी हुआ है। ऐसा जो है पेंसिल क्या होगी बच्चा? टूट गई। अब जाहिर सी बात है पेंसिल तो टूट गई। अब ये 2 रेशियो में बनी पेंसिल, कितने रेशियो में? 2। अब कोई रेशियो रहा होगा, तो हम इसका रेशियो मान लेते हैं। तो बताओ क्या मानने इसका रेशियो? मतलब कुछ तो मानना पड़ेगा, तो पहले वाले पार्ट को कुछ नाम दो, दूसरे वाले पार्ट को कुछ नाम दो। तो पहले वाले को क्या दें? एक्स दे देते हैं। तो पहले वाले को एक्स दे दिया, दूसरे वाले को क्या? वाई। देखो अगर आप पहले वाले को एक्स दे रहे हैं, दूसरे वाले को वाई दे रहे हैं, तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि इक्वेशन तो एक ही बनेगी और वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 2। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करना। खुद एक बात बताओ, जैसे मान के चलो, 1 मिनट इधर मेरी बात पर फोकस करना। मैं आपसे ये कहना, देखो रेशियो को एक बात समझना, जो बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, इस बात को आप फोकस करो। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे पास और आपके पास कुछ रेशियो में रुपए हैं, तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास और आपके पास 3:2 में रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 यूनिट रुपए हैं, तो आपके पास 2 यूनिट रुपए हैं। इसका अगर मैं अब मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चा मैं इस चीज को एक्स और वाई में मान लूं, तो आप ये कह सकते हो अगर मैं अपने आप को एक्स और अब तुम्हें वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 और वाई की वैल्यू 2 है। ये मैं हो गया और ये आप हो गए। हो गए नहीं हो गए? अब आप ये देख रहे हो, अगर कहीं मुझे इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन अगर इक्वेशन एक बन रही है, इक्वेशन कैसी बन रही है बच्चा? एक बन रही है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं निकाल पाओगे। भाई एक इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो इधर देखो, इस बात का मतलब क्या। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एक्स प्लस वाई बराबर बच्चा दे रखा है 9 है। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो ये किसकी वैल्यू है? एक्स प्लस वाई की। अब बच्चा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है? 9। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आपको मार्ट साहब कैसी बात कर रहे हो? 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, 2 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? एक। तो हम नहीं निकाल सकते, क्यों?
x की वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी 8 हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, इसकी 7 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इसकी 6 हो सकती है, इसकी 4 हो सकती है, इसकी 5। तो पता नहीं कितनी वैल्यू हो सकती है भाई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों नहीं निकाल पाए आप? तो आप कहोगे सर हमारे पास इक्वेशन 1 बन रही थी। हमारे पास क्या था बच्चा? इक्वेशन 1 बन रही थी। लेकिन अगर मैं इसमें एक इक्वेशन और रख दूं कि x प्लस वाई तो बच्चा 9 है और x माइनस वाई कितना है? 5 है। अब मुझे बताओ x की और y की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब हम निकाल देंगे। तो आप कहोगे सर दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखो, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9 5 14। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। और x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 2। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। और यहाँ जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा इजी हो गया। आप समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि x और y की वैल्यू आप अगर जितनी इक्वेशन होती है इतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर सपोज करें यहाँ पे x y z, यहाँ भी x y z, तो x y z 3 इक्वेशन चाहिए थी, तभी आप x y z की वैल्यू निकाल सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये बात हमेशा सुटेबल होगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे थे, अच्छा इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? जैसे आपको पता है x प्लस वाई इतना दे रखा है, इधर मेरी बात पर बड़ी गंभीर बात है, इसको समझो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ x प्लस वाई इतना दे रखा, x माइनस वाई इतना दे रखा। क्लियर है ना? ये दोनों चीजें दे रखी है x प्लस वाई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप वैल्यू निकालो 3x प्लस 4y की। मैं इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा था, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे भाई? 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और प्लस 4 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यह जाएगा 7 या 21, 4 दूना 8, कितना हो गया? 29 आंसर। क्लियर है ना? यहाँ तक तो वही क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात बताओ, मैं इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बच्चा। अब मैं मेरे एक बात को बहुत गंभीरता के साथ समझना। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चा x प्लस वाई दे रखा आपके पास कितना? 17 दे रखा। कितना दे रखा वाला? 17 दे रखा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू कितना? 17। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 2x माइनस 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x प्लस 3y की। तो क्या कोई बच्चा निकाल सकता? निकालिए। कैसे निकाल दोगे यार? कैसे निकालो? नहीं निकालो। कहाँ निकाल, कैसे निकालोगे? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। भाई एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 17। आपको वैल्यू चाहिए 2x प्लस 3y की, तो आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों? अरे आपको क्या पता x की वैल्यू क्या है? आप, मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, इसकी 16 ले रहा हूँ, इसे 2 ले रहा हूँ, इसे 15 ले रहा हूँ, तो x और y के तो पता नहीं कितने मान आ जाएंगे। तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा रीजन क्या है? क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कहां से दो वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे? क्लियर है ना? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये क्वेश्चन था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई बराबर दे रखा 5। अब मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू निकाल दोगे? इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल दोगे ना? और बोलो अब निकालो, क्योंकि अब आप x और y अलग अलग निकाल सकते हो। अब क्यों? दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल x y z की। अब कुछ भी पूछे x y z में, आप कुछ भी निकाल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ नाम बताओ, समझ गए ना? अब अच्छा एक बात बताओ, क्लियर है ना? इसका आपको मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का है कि अगर बालक एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7। किसकी? x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 5x प्लस 5y की वैल्यू निकाली जा सकती है, हाँ या ना? अब ना वाले हाथ खड़ा करूं। कितने बच्चों को लगता है निकाली जा सकती है? तो अब निकाली जा सकती है। रीजन क्या है? देखो बच्चा, अभी भी इक्वेशन एक है, आप x और y के सेपरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आप यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा ना? और x प्लस वाई की वैल्यू ही रख दो, 7 है तो 7 पंजे 35। वहां आपको, वहां पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, क्या था? 3x प्लस 2y था, तो कुछ कॉमन लेने के लिए था ही नहीं। तो वहां तो आपको सेपरेट वैल्यू चाहिए थी, यहाँ सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए थी। समझ रहे हो ना? तो मैं जो अब तक जो मैं आपको बार बार, मैं देखो मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि जितनी इक्वेशन इतने वेरिएबल। तो आपको ये बात एप्लीकेबल है, लेकिन कहाँ तक एप्लीकेबल है वो भी देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है वो आपसे। आप देख रहे हो ना भाई, एक इक्वेशन से आप किसी चीज की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ निकाल दिया आपने। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का मूड भी समझना होता। समझ रहे हो? अब यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चा यही क्वेश्चन है जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ बोर्ड पे।
मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी और आपकी सैलरी का रेशियो ये है, क्या है, 3:2 है, पैसे का जो रेशियो। अब मैं अपने आप को एक्स मान रहा हूँ, आपको वाई मान रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन में इतना डाटा, अब देखो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना डाटा दे रखा। अगर क्वेश्चन में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, तो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा, इसका मतलब एक दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे। लेकिन अगर सपोज करो नहीं दे रखा, तो फिर तो आप एक काम करो ना, आप इसको किस रेशियो मानोगे, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं कि आप, ये मैं हूं या आप हो, कि मैं अपनी सैलरी को तो एक्स मान लेता हूँ, तुम्हारी सैलरी को 1 मान लेता हूँ। बात तो अभी भी वही है, ऐसा है नहीं है भाई। होगा क्या, जब आप इसमें निकालोगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 1 रहेगी। इसे सॉल्व करोगे तो 3:2, तो बात तो वही आ गई ना भाई। ऐसा कर सकते हैं ना भाई, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी, यहाँ वाई की वैल्यू 2 आ रही थी, लेकिन जब आपने वाई को 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो यहाँ फिर एक्स की वैल्यू ही 3/2 हो जाएगी, तो पूरी बात वही होगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, दो आदिमों में कुछ भी रेशियो, जैसे आप ये बताओ, ये राम है और ये श्याम है, इनका कुछ भी रेशियो बोलो, कोई रेशियो बोलो। जैसे ये 13:17 है, कितना रेशियो बचा है, 13:17। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 17। लेकिन अगर आप मानना चाह रहे हो कि मैं श्याम को 1 मान रहा हूँ, राम को एक्स मान रहा हूँ, तो अभी भी मान लो, क्या दिक्कत है, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स की वैल्यू 13/17 आ जाएगी, फिर भी आप वो निकाल दोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताओ, बड़े पार्ट को बालक तुमने क्या माना है, बड़े पार्ट को एक्स माना है, तो छोटे पार्ट को आप क्या मानो, तो छोटे पार्ट को आप बालक वाई मान लो। इसमें किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, बड़े पार्ट को आपने एक्स मानना है, छोटे पार्ट को आप क्या मानोगे, वाई मानोगे, सॉरी 1 मानोगे, क्या मानोगे, 1। इसमें बताओ कोई दिक्कत है, अब तो क्लियर हो गया ना। अच्छा 1 क्यों माना है, क्योंकि इक्वेशन कितनी बन रही थी, एक इक्वेशन बनी थी, हमें इक्वेशन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अब एक बताओ, उसने एक बात बोली है, उसने बोला है कि बड़े पार्ट का छोटे पार्ट से वही रेशियो है, ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, बड़े पार्ट का छोटे पार्ट से वही रेशियो है, जो क्या दे रखा है उसने, जो पूरी बड़ी पेंसिल का बड़े पार्ट से था, जो पूरी बड़ी पेंसिल का किससे था, बड़े पार्ट से। तो अच्छा बताओ, बड़ा पार्ट ये हो गया, छोटा पार्ट ये हो गया, अब पूरी पेंसिल क्या हो जाएगी, तो पूरी पेंसिल हो जाएगी x+1, और जो पूरी बड़ी पेंसिल का किससे था, बड़े पार्ट से, छोटे पार्ट से, बड़े पार्ट से, तो बड़ा पार्ट क्या, एक। यहाँ से आप सोल्व करोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितनी इक्वेशन बनी, एक, और वेरिएबल कितने हैं, एक। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, हाँ या ना, अब निकाली जा सकती। अगर सपोज करो आप यहाँ x मानते, इसको y मानते, तो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो जाता। इसको सोल्व करते हैं, देखो ये हो जाता क्या, x² क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा x² माइनस का x और -1 = 0। अब आपके पास, आप मुझे बताओ, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनी नहीं बनी, और यहाँ आप क्या है, ये द्विघात समीकरण बन गई, तो आप इसमें क्या लगा दोगे, श्रीधराचार्य, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो श्रीधराचार्य लगाओगे, ऐसा करोगे ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करनी, तुलना करनी है इससे, तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 1। भाई ax² x² ये है, तो a की वैल्यू 1, यहाँ bx है तो x है, तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, समझ गए ना। और बच्चा x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac/2 है, ये इसका फार्मूला होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बालक, तो x की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस, और ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस, और ये b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और अपॉन 2 गुणा a की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस का प्लस का 4/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 5/2। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो बेटा x की वैल्यू आएगी 1 प्लस का रूट, देखो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x आ जाएगी, x की वैल्यू 1 माइनस का √5/2, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये माइनस में 1, देखो ये 1 छोटा है, √5 बड़ा है, तो माइनस में आएगी, इसको नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू कौन सी ठीक है, 1 प्लस का √5/2, ये वाला आंसर सही है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे बताओ वहां रेशियो आप बेटा कितना एज्यूम करे बैठे थे, बोलो, रेशियो आप बेटा एज्यूम करे बैठे थे x/1। अब x की वैल्यू कितना आई है, 1 प्लस का √5 रेशियो बटे 2 और ये 1।
अब बताओ ये 2 इधर गुणा कर देगा 1 प्लस का रूट 5 और यहाँ जाएगा 2 और यही आंसर है। नहीं समझे तो करो अगर समझ गए ना। माइनस वाले इसलिए नहीं कि देखो 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और जब पेंसिल को आप ब्रेक कर रहे हो तो पेंसिल की लेंथ लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है। तो रेशियो में ये बात ध्यान रखना होता है ना, रेशियो जब कभी एज्यूम करते हैं तो किसी को 1 मानने की कोशिश करो, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है। मिटा दें इसको। अच्छा ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको वही नहीं मानना चाहिए? वही देख लेते हैं एक बार करके क्या जा रहा है ना, घर की बात है। मिटा दें इसको, कॉपी करो जल्दी करो। देखो सुनो, तुम लोग जो है ना क्वेश्चन पर कम फोकस करके जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना उस पर समझे करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो उस टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सॉल्यूशन तो वैसे बुकों के पीछे लिखा हुआ मिल ही जाता है। देखो इधर देखो, ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी एक चीज तुम्हें समझाई थी वो वेरिएबल वाली बात, कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं निकाला जा सकता लेकिन कहीं पे निकाल लेते हैं। अगर इसमें तुम जबरदस्ती करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता, अगर मूड है तुम्हारा निकालने का मन है तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं जा रहा। और देखो कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें एग्जाम में यही मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि दूसरी जगह करोगे तो वहां थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। और अच्छा एक बात बताओ, बड़े पार्ट को बेटा आप कितना एज्यूम कर रहे हो? एक्स। छोटे पार्ट को वही कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, किसी वाले को कोई आपत्ति नहीं है ना, तो मतलब वो कितनी छोटी सी बात है, इसमें क्या आपत्ति होगी ना। अच्छा उसने एक बात बोली है क्या, बड़े पार्ट का छोटे पार्ट का रेशियो वही है, मतलब इन दोनों पार्ट का रेशियो वही है, मतलब बड़ा पार्ट ये छोटा पार्ट ये, इन दोनों पार्ट का रेशियो वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े पार्ट से है। तो पूरी पेंसिल क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगी। और जो किससे है ये बड़े पार्ट से, किससे है ये एक्स से। और तुमसे दोनों उसका वैल्यू पूछा है ना, यहाँ से इस बात का मतलब ये हुआ कि तुम्हें जो वैल्यू चाहिए बेटा वो किसकी चाहिए, एक्स रेशियो वाई। अब आपके पास एक इक्वेशन है और कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल। तो लॉजिकली आप मुझे बताओ निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा, इतना पढ़ाया अभी तक नहीं निकल पाएगा। लेकिन आप उसको तो नहीं निकाल पाओगे, उसको तो छोड़ो आप, क्या आप, आपको चाहिए क्या, आपको तो एक्स रेशियो वाई चाहिए, तो आप एक्स बटे वाई तो निकाल सकते हो ना, एक्स बटे वाई तो निकाल सकते हो। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाओ लेकिन आप एक्स बटे वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो इसको निकालना कितने बच्चे निकाल पाएंगे, मैं तुम्हारी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन चेक करता हूँ कि कितने बच्चे इसको जो है कर पा रहे हैं। लगाओ सोचो थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे दिखाना, कहाँ उतार रहे हो, अभी जो पढ़ाया कहाँ पे उतारा? ये एक ही कॉपी लगा रखी है आपने अलग अलग? अच्छा कोचिंग में कॉपी वॉपी चेक होती नहीं होती, ये परंपरा है? तो फिर मैं भी नहीं कर रहा, क्या मैं करूँ?
अच्छा सुनो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। सर 1 + √5/2। आ गया ना? देखो कैसे आता है। मैं यही बता, देखो होता क्या है एग्जाम में, जैसे ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे पिछली वाली बात किसी बच्चे को समझ में आ गई तो आंसर इजी निकल गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वन वाली बात को समझ पाए, वहां तक पहुंच पाए। तो ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि बड़े पार्ट को एक्स मान लेते, छोटे को वाई मान लेते, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से तो आपको सभी रास्ते पता होना चाहिए। तो आप इसमें एक काम कर सकते थे, आपको तो एक्स और वाई चाहिए, क्या चाहिए? एक्स बटे वाई की वैल्यू चाहिए। तो आप पूरी राम कथा को छोड़ो, आप तो एक्स बटे वाई निकालो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो वाला एक्स बटे वाई, और इसे लिखोगे एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, किसी वाले को कोई आपत्ति? तो ये हो जाएगा एक्स बटे वाई, और ये हो जाएगा 1 और प्लस का वाई बटे एक्स। अच्छा हम मान लें, इसमें मान लेते हैं इस बॉक्स में, लेट एक्स इजिकल टू, अच्छा एक्स ए की वैल्यू हम एक्स बटे वाई मान लें, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा हमें निकालना क्या था, हमें तो एक्स अपॉन वाई निकालना था। तो एक्स बटे वाई की जगह मैं ए रख दूं, इसका मतलब मैं ए की ही वैल्यू निकाल दूं, जो ए की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? एक्स बटे वाई की होगी। इस बात को समझोते हैं, दोबारा से समझो। भाई मुझे चाहिए एक्स बटे वाई की वैल्यू, एक्स बटे वाई को मैंने क्या मान लिया? ए। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही एक्स बटे वाई की वैल्यू होगी, और वही मेरा आंसर होगा। तो अब मुझे बताओ ये 1 रहेगा। अच्छा बताओ एक्स बटे वाई जो है ए है, तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए। किसी को कोई आपत्ति है? बताओ, नहीं है ना? अब आप इसे सोल्व करोगे तो हो जाएगा ए बराबर 1। अब यहाँ सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए प्लस 1 अपॉन ए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस 1। और इसको और सोल्व करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस का ए, और ये बराबर हो जाएगा 1। अब यहीं पर फिर दो चीज आ गई। देखो बेटा पहली तो यही, वो पहली वाली इक्वेशन बन गई, तो ए की वैल्यू वो ही होगी जो एक्स बटे वाई की होगी, समझ रहे हो ना? और इसके लिए आपको चाहिए श्रीधराचार्य फार्मूला, उसके बिना बन नहीं पाएगी। इस बात की भी क्या गारंटी कि तुम्हें श्रीधराचार्य फार्मूला याद रहेगा एग्जाम में? रहेगा? भाई इस बात की कोई गारंटी है कि श्रीधराचार्य फार्मूला तुम्हें याद रहेगा? नहीं रह सकता। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, समझ रहे हो ना? तो आप एक बात बताओ, आपको ये दे रखा कि आप इसमें कुछ करो, तो करने के लिए मैं इसमें जो है 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर दूं, किसी को कोई आपत्ति? तो अगर इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ूंगा, नहीं तो ये वाली साइड नाराज हो जाएगी, ठीक है ना? अब अगर तुम मैं भी पूरे ये जिसके ऊपर ये मैंने नागिन सी लहरा दी, इसको अगर तुम प्यार से देखोगे तो ये a माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा बालक। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 1/4। हो गया नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा कितना? a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो 1 माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? √5/2। हो गया नहीं? तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5/2, और ये इधर जाएगा प्लस का 1/2। तो a बराबर क्या हो गया? √5 + 1/2। a की वैल्यू ये होगी, और ये बेटा किसकी वैल्यू है? ये a की, और a ही क्या है? x/y। इसका मतलब x की वैल्यू √5 + 1 और y की वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा रेशियो? √5 + 1 रेशियो 2। ठीक है ना? मैथ्स में तो जो मैंने वो कर रहा हूँ मैं, यही तो खासियत है मैथ्स की, ऐसा आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं। देखो दो ही सब्जेक्ट है, एक तो मैथ्स और एक जो प्योर ह्यूमैनिटीज होती है, उसमें जो मन कर रहा है वो करते रहो। ऐसा ही हिस्ट्री होता, हिस्ट्री में भी जो मन आ रहा है वो नैरेटिव देते रहो। पूरी हिस्ट्री बदली जाती है तो कहीं को कैसी बदल दो, क्या दिक्कत है हिस्ट्री में? नहीं हिस्ट्री का फैक्ट नहीं चेंज हो सकते। थिंकर्स तो वो तो मन है ना, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है, मतलब सॉलिड मतलब कुछ है, तो आपका जो मन है आप वो बोलो, कौन रोकने वाला है आपको?
और ह्यूमैनिटीज में तो बात बनाने के ही पैसे हैं, जिसको अच्छे से बात बनाना आता है वो अच्छा पैसा कमाता है। कुछ है थोड़ी उसमें। हम्म। समझा नहीं मैं। आंसर जो पहले तो वही आंसर होगा, आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है। और आंसर तो आप ही ने बताया था सबसे पहले। आंसर आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे, आप क्लास के सबसे होनहार बच्चे हो, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे। चलो छोड़ो अभी इस वाली। ठीक है ना, कॉपी करो इसको। चलो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इसमें, मैं तुम्हें और थोड़े से अच्छे अच्छे से क्वेश्चन देता हूँ। उन क्वेश्चनों पर आपने जो है अच्छा एक क्वेश्चन और करना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम यही, डिजिट भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग पी एंड क्यू इज 2:3। बैग पी और क्यू में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है। बैग पी और क्यू में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है ना। 5 balls are taken from bag Q, 5 balls are taken from bag Q and are dropped in bag P, and 5 balls are taken from bag Q and are dropped in bag P। बैग क्यू से 5 गेंद निकालकर बैग पी में डाली गई, बैग क्यू से 5 गेंद निकालकर बैग पी में डाली गई। नाउ numbers of balls are equal in each bag, now number of balls are equal in each bag। अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बराबर होगी। तो बताना प्रत्येक बैग में कितने गेंद थी, ठीक है ना। जी जी जी। वो अनुज, एक मिनट।
सर आवाज नहीं आ रही। बैग पी और क्यू में गेंदों की संख्या का अनुपात कितना? 2:3। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसमें एक छोटी सी बात है, इसको समझाओ बात को। उसने एक बात बोली है कि बैग क्यू से कितनी गेंद निकाल दी? 5। और बैग पी में डाल दी, समझ गए ना? और इससे गेंदों की संख्या क्या होगी? बराबर। आप मुझे बताओ, मतलब कोई चीज बराबर हो रही है, जितनी यहां से निकाली है इतनी इसी में जो है ऐड करी है, ये बात है भाई, जितनी यहां से निकाली इतनी इसी में ऐड करी है, और दोनों चीज बराबर होगी, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो आप कहोगे सर यहां से अगर मैं 0.5 निकाल दूं और इसमें प्लस का 0.5 ऐड कर दूं, दोनों चीज बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2.5 हो जाएगा और ये भी 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब कितनी गेंद निकली बच्चा यहाँ से? 0.5। तो ये यूनिट में तो निकली बेटा 0.5 यूनिट, और डली भी यहाँ देखो 0.5 ही है, तो वैसे कितनी निकली? 5। इसका मतलब 0.5 यूनिट बता रहा है किसके? 5 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये 0.5, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा, 1/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो गेंद इसमें पी में कितनी गेंद होगी? 20। और क्यू में कितनी होंगी? 30। तो टोटल गेंद कितनी होगी? 50। नहीं समझे बात को? अच्छा छोड़ो इस बात को, क्यों इतना सोच रहे हो, इधर देखो, मैं इसको और बेहतर तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, है ना? ये तो मैंने वैसे ही करा दी। आप चाहो इसे एक्स के रूप में भी जो है सोल्व कर सकते हैं। हमने मान लेते हैं लेट कि पी में जो गेंद है वो बच्चा कितनी है? 2x। और क्यू में जो गेंद है वो कितनी है? 3x। क्लियर है? तो इसमें तो क्या दिक्कत है, तो सिंपल बात है ना। तो यहाँ है बालक 2x गेंद और यहाँ है कितनी? 3x गेंद। अब उसने एक बात बोली है, ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू को। क्यू से कितनी गेंद निकालनी है? 5। इसका मतलब यहाँ से 5 गेंद निकाल ली, और यहाँ इसमें कितनी गेंद डाली? 5। तो इसमें 5 डाल दी। अच्छा बालक वो ऐसे बोल सकता था कि इससे 20 निकाली, इसमें 30 गेंद डाल दी, ऐसा भी कह सकता था। क्या दिक्कत था, उसका क्या जा रहा था ऐसा कहने में? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं भाई, ऐसा भी तो कह सकता था ना वो। क्लियर है? और इसके बाद रेशियो क्या हो गया? तो दोनों गेंद बराबर होगी, तो बराबर होगी, इसका मतलब रेशियो हो गया 1:1। बेटा वो ये भी कह सकता था कि बाद में रेशियो 2:3 हो जाता, 7:5 हो जाता, कुछ ही बोल सकता था ना। तो इस तरह से आप करोगे और ज्यादा सुटेबल लग रहा है भाई। बैग पी में गेंद 2x, इसमें 3x, तो इसमें से 5 निकाली -5, इसमें 5 डाली +5, और रेशियो कैसा हो गया? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। क्लियर है ना? अब इसकी जो है सॉल्यूशन करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 5 = 3x माइनस का 5। ये सोल्व करोगे तो बालक ये हो जाएगा 3x, इधर जाकर माइनस का 2x, ये हो जाएगा 5 + 5। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और x की वैल्यू वैसे तो ये कितने हो जाएंगे? 2 × 10 20, और ये 3 × 10। ठीक है ना? देखो मैथ्स में जैसे आप सुटेबल लग रहा है ना, आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है ना? एक और करते हैं ना, एक क्वेश्चन। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़े टाइम का बड़ा इशू है। लिखो ये क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ A, B and C is 3:4:5। 3:4:5। ठीक है ना? while the ratio of their while the ratio of their last year income to current year
while the ratio of their last year income to current year income, last year income to current year income, ठीक है ना। लिखो 4:5 कोमा 2:3 and 3:4 and 3:4, while the ratio of their last year income to current year income 4:5, 2:3 and 3:4, 3:4, 4:5, 2:3 and 3:4. If their total current year income is, if their total current year income is 98,500 rupees, 98500 rupees, 98500 rupees, find present income of B plus C, B and C. Find present income of B plus C. आप क्वेश्चन को समझ पाए मेरी बात को? एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, बड़ी ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, है ना। देखो उसने एक बात बोली है, इधर देखो, बोर्ड पे फोकस करो। उसने एक बात बोली है कि बच्चा लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर इनकम है, किसकी इनकम है बेटा? ए बी एंड सी की। किसकी? ए की, बी की और सी की। मतलब इधर देखो, तीन आदमी है, ए बी सी, है ना। इनकी जो इनकम है पिछले साल की, कौन से साल की? पिछले साल की। इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा? कितना? बोलो यार। 3:4:5। इसका मतलब देखो, इस बात, मेरी बात समझो, फिर आप कॉपी में उतारने लगे। बोर्ड पे देखो सब। पिछले साल जो इनकम का रेशियो था ए बी सी का, पिछले साल किस किस का? ए का, बी का, सी का। वो था, मतलब ये 3 यूनिट कमाता था, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसमें बेटा जो पिछले साल की जो कंपेयर कर रहे हैं, इसमें कंपेयर किस किस चीज का हो रहा है? तो तीनों का हो रहा है। किसका हो रहा है? तीनों का। और कितने साल का हो रहा है? पिछले साल का। मेरी बात क्लियर है? ये तो उसने पहला स्टेटमेंट दिया। उसने अगला स्टेटमेंट दिया, क्या दिया? कि सर इनका लास्ट ईयर का, ये एल वाई मतलब लास्ट ईयर, और ये सी ए मतलब करंट ईयर। पिछले साल का और इस साल का इनकम का जो रेशियो है कितना दे रखा? ए का कितना दे रखा? एल ए और सी ए कितना दे रखा? 4:5। और यहाँ भी एल और लास्ट ईयर और करंट ईयर कितना? 2, 3 और 3, 4। मेरी बात को अब दोबारा से समझो। अब यहाँ देखो, इस बात का मतलब ये हुआ, देखो पिछले साल का, फिर कॉपी करो, पिछले साल का एबीसी का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। ये पिछले साल का, लेकिन कंपेयर किसकी हो रही है? इन तीनों की हो रही है। समझ रहे हो ना? यहाँ बेटा, यहाँ एक ही कंपेयर हो रही है। जैसे आप यहाँ देखो, हम 3 लोग हैं, जैसे 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। इनकी इनकम का रेशियो है 3:4:5। यहाँ जो कंपेयर हो रही है इन तीनों का हो रहा है पिछले साल का, ठीक है ना। और यहाँ ये जो आया ना 4:5, ये केवल राम राम का हो रहा है। किसका? राम का। राम का कौन सा? राम का पिछले साल का और इस साल का। राम का कौन सा? पिछले साल का, इस साल का। यहाँ भी किसका हो रहा है? श्याम का। ये पिछले साल का और इस साल का। और यहाँ किसका हो रहा है? मोहन का, पिछले साल का और इस साल का। आप किसमें समझ पाए? समझ गए ना? तो अब आपसे ये पूछा है कि उनकी टोटल इनकम इतनी है, तो बताओ उसकी क्या है। आप बस ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया नहीं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आने का, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आने का। बताओ बच्चा, तो करो फिर, अगर समझ में आ गया तो करो, नहीं मैं करूं।
अरे तुम जीएसबी ऐसे लिखते हो कितने छोटे में, गलती कर रहे हो। ज्यादा छोटा लिख रहे हो, बहुत छोटा, अरे नहीं, गलती कर रहे हो, बहुत खराब राइटिंग है। मीन्स में ज्यादा छोटा नहीं कर पाते, चेक करके दिक्कत करते हैं, एजिड लोग होते हैं वो, वैसे उनको दिखाई देते वैसे कम दे। हाँ सब 60+ होते हैं। बराबर। फिर ऐसा होता है ना, कंटेंट वंटेंट कम रह जाता है तो फिक्स जगह होती है, कॉपी छूटती है। और दूसरा ऐसा है कि लिख कितना पाओगे, समय फिक्स होता है, तो थोड़ी कॉपी भी भरी भरी होनी चाहिए, वो सही। हाँ वो ये ना, मान के चलो वही चीज तुम जो, जैसे मान के चलो मैं वही बात लिख रहा हूँ 8-10 लाइनों में, तुमने लिख दी 3 लाइनों में, तुम्हारी 7 लाइन खाली दिखाई दे रही। तो ये है। और एकदम इतना भी नहीं कि बहुत ही बड़ा लिख दिया कि फिर उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं बचा, एवरेज भी थोड़ा ठीक है। अच्छा इधर देखो, नहीं आया ना। अच्छा इधर देखो तो सही, आप फोकस तो करो मेरी बात पर। आप छोड़ो, सब बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ बेटा, ये पिछले साल का है मामला, और ये पिछले साल का और इस साल का। इस बात का मतलब ये हुआ कि बेटा ये और ये तो दोनों सेम होने चाहिए थे, क्योंकि ये भी पिछले साल का और ये भी पिछले पिछले साल का, ये और ये भी कैसे होने चाहिए थे, सेम। और ये भी कैसे होने चाहिए थे, सेम। अगर कोई विधि ऐसी तुम निकाल पाओ, देखो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, बस आप मुझे ये बात बताओ बेटा, पिछले साल का ये है और ये पिछले साल और इस साल का, इसका मतलब ये भी पिछले साल का कंटेंट, ये भी पिछले साल का, ये पिछले साल का, ये पिछले साल का, ये पिछले साल का, ये भी पिछले साल का। तो ये जो मैंने लाइनें टच करी हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सबको तो सेम होना चाहिए था, लेकिन रेशियो की वजह से सब क्या होगी, आगे पीछे होगी। रेशियो की वजह से ये सब क्या होगी, आगे पीछे होगी। अब तुम्हारा, अब एक बात बताओ, तुम्हारा केवल एक ही, अब मुझे बताओ पूरा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा एक ही काम है कि जो इन इन तीनों वर्डों को सेम करना। अगर कोई बालक इन तीनों को सेम कर दे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं होने का, समझ रहे हो ना। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन आसान था, बस क्वेश्चन में एक ही लाइन याद रखनी, क्या, कि इन तीनों को सेम करना है। तो सेम कैसे करना, तो सेम करने के लिए मैंने बता रखा एलसीएम लो, क्या बता रखा, एलसीएम, बचपन से बताता आ रहा हूं मैं ये बात, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम लेना, क्या, एलसीएम ओ किस किस का, 4 का, 2 का और 3 का, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, क्या हो गया, 12। नहीं इनका, इसका, इसका और इसका, इनका लो, समझ रहे हो ना। इनका एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया, 12। और याद करो, बचपन से एक बात बता रहा हूं मैं कि रेशियो की आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो मैंने तुम्हें रटा दी बात है ना। तो अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं 12 की गुणा कर दूं तो कोई किसी बालक को कोई आपत्ति है। तो अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 12 त्या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इसका मतलब, मैं देखो फिर कॉपी करो, मैं ये बोलूं 3-4-5 रेशियो है, या मैं ये बोलूं 36-48 और 60 रेशियो, एक ही बात है। बताओ मैंने कुछ करा थोड़ी है, समझ गए ना। अब आपको एक बात पता थी, क्या पता थी, एक बात, तो एक बात बच्चा आपको ये पता थी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए नहीं। बताओ यहाँ पिछले साल इनकम कितनी थी इसकी, 36, यहाँ कितनी है इसकी इनकम, 4, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। यहाँ पिछले साल कितनी थी इसकी इनकम, 48, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 48, 24, तो ये 24 दूना 48 और 24 या 72। और यहाँ कितनी थी पिछले साल, 60, तो यहाँ किससे करेंगे, 20 से, तो 20 या 60 और 20 चौक 80। इस बात का मतलब, अब मुझे बताओ, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लो, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल इनकी इनकम का रेशियो 36, 48, 60 था, और पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो 36, 45, 48, 72 और 60, 80। इसका मतलब पिछले साल का दोनों जगह का सेम कर दिया, पिछले पिछले साल सेम हो गया, तो करंट साल तो आ गया तुम्हारे पास। तो बताओ करंट साल कितना है, तो ये ए की इनकम कितनी करंट में, 45, बी की कितनी है, 72 और सी की कितनी है, 80। इन तीनों को जोड़ के और उसके इक्वल रख के आप कैलकुलेशन कर लो, आप ऐसा नहीं लगता कि आंसर निकाल पाओगे, करो इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आएगा इन तीनों का सम, बताओ कितना आएगा, 0, अच्छा लिखो, कितना है बेटा,
5 2 7, अरे 7 आएगा लास्ट में तो। क्या है, 8 7 15 8 4 19, 197। इसका मतलब 197 यूनिट इज इक्वल किस क्या दे रखा था? 98500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 200, तो 200 पंजे कितना होगा? अच्छा, ये तो 500 बार कट जा रहा है। ठीक है ना। आपको पूछा कि इसका बी प्लस सी का, तो बताओ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72 और 80, तो हो जाएगा 72 प्लस 80, क्योंकि बी प्लस सी तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 8 7 15, 152 गुणा 500। समझे बच्चे मेरी बात को? अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, अगर इसमें काम क्या करना था? 2 सेकंड का काम था। क्या था? कि पिछले साल के और इस साल के को, पिछला साल दोनों जगह का पिछले पिछले साल को सेम करना है ना। और क्यों करना है ये मैंने समझा दिया। और भाई से हमारा करंट आ जाएगा, करंट हमारे पास दिया हुआ था। कितना इजी क्वेश्चन था ना। अच्छा, कल मैंने कोई घर के लिए क्वेश्चन दिया था क्या तुम्हें लास्ट में? दिया था, मैंने बोला था कि घर से करके ले आइयो इसको। उससे पहले दिया होगा कुछ। कॉपी करो इसको। लिखो बेटा, एक अगला क्वेश्चन लिखो। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊं या बस हो गया है? करा ना। लिखो। द, रे, हाँ या नाम बोले करो एकदम। हाँ ना। लिखो फिर। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4, 3:7:4। The ratio of income of A, B, and C is 3:7:4, and the ratio of their expenditure is, and the ratio of, and the ratio of, and the ratio of their expenditure is 4:3:5, 4:3:5। ठीक है ना। A saves, if A saves 14 whole 2/7%, if A saves 14 सही 2/7%, if A saves 14 whole 2/7% of his income, of his income, find the ratio of their saving, find the ratio of their saving। हम्म। हाँ, ए अपनी इनकम का 14 से ही 2/7 बचाता है। हाँ, तीनों की सेविंग का रेशियो निकालो। चलो मैं करा दूं।
अरे नहीं आया ना क्वेश्चन, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर फोकस करो ना बोर्ड पर। अच्छा ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, तो पहले मैं एक्स से करा देता हूँ फिर बिना एक्स के ना। देखो तीन बालक है, कौन है ये, ए बी और सी, ये तीन दे रखे हैं। इसमें इनकी इनकम का जो रेशियो है बच्चा वो कितना दे रखा, 3, 4, और आगे किस चीज का रेशियो दे रखा, बताओ, एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा कितना दे रखा, 4:3 अच्छा ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तुम्हें सेविंग पूछा है तो सेविंग आप निकाल दोगे, सेविंग में क्या दिक्कत है, क्लियर है ना। तो सेविंग कैसे होती है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दो कि बेटा सेविंग आ जाएगी। अच्छा सब कुछ को आप मान लो कि इनकी इनकम 3x, ये 7x और ये 4x, ये मान लेते हैं इनकी इनकम का रेशियो। बोर्ड पे देखो यार, ये मान लेंगे ना। और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4y, 3y और 5y, ऐसा मान सकते हैं। इसमें बताओ किसी कोई दिक्कत है तो बताओ सेविंग क्या हो जाएगी, तो इसकी सेविंग हो जाएगी 3x माइनस का 4y, और इसकी सेविंग हो जाएगी बच्चा, और इसकी सेविंग हो जाएगी 4x माइनस का 5। बताओ कोई कुछ अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं है ना, सिंपल हो गया। अच्छा उसने एक चीज बोली है बच्चा, उसने एक बात बोली है, उसने ए के बारे में दे रखा, ए के बारे में ये दे रखा कि ए जो है अपनी इनकम का कितना 14/2 क्या करता है, ये खर्च करता है, खर्च करता, क्या करता, सेव करता, क्या करता, सेव। इसका मतलब बेटा 14/2 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7। परसेंटेज में आपको पढ़ा दूंगा मैं ना। नीचे वाली चीज मैंने बताई थी टोटल को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनकम कितनी होगी, 7। इनकम 7 है और एक क्या कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है, तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, 6। लेकिन ये सब किसकी घटना है, एक ही, किसके बारे में बताया ये, ए के बारे में बताया, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अब आप मुझे बताओ बच्चा, ए की इनकम कितनी है, 3x, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 4y। तो ये ऊपर ए का क्या लिखा है, इनकम, इनकम कितनी है 3x, और एक्सपेंडिचर कितना 4y, और यहाँ ए की इनकम कितनी है 7 यूनिट, और यहाँ एक्सपेंडिचर कितना 6। तो आप इसे 3x/4y को 7/6 के रेशियो में लिख सकते हैं ना। और यहाँ से अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हो तो बालक इसमें x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप इसे काटोगे तो 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 2 इधर जाकर पकड़ेगा ये 14, और ये 3 3 9। तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/9। अब यहाँ आप एक काम करो, यहाँ अब इनको सेविंग निकालनी, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x की वैल्यू कितना, 14 माइनस 4 गुणा y की वैल्यू 9। ये x की वैल्यू 7 गुणा x की वैल्यू 14 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 9, और ये हो जाएगा y की वैल्यू 14 माइनस 5 गुणा एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू 9। और ये कर देना, ये इनका सेविंग का रेशियो जो है, बात खत्म हो। और किसी कारणवश उसमें देता कि ए इतना सेव करता, बी इतना सेव करता, तो उससे आप कुछ भी निकाल सकते थे ना। नहीं समझे मेरी बात को, अगर कोई चीज दे देता कि ए की इनकम इतनी, बी की इनकम इतनी, तो आपके पास इनकम का रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, सेविंग का अगर कोई चीज रियल में देता तो आप वैसे भी निकाल पाते ना। आज बस इतना ही रहने देते हैं ना, शेष कर, मिटा दे भी इसको, बोर्ड पे से साफ कर दे, रोकना अभी थोड़ी देर, ऑनलाइन में बताओ, कर दो क्लास ऑफ, कॉपी कर लिया तो बोलो भाई ऐसा नो।
क्या बोलो? हाँ, सेविंग का रेट देख, ठीक है ना, कर लिया। अच्छा सुनो, इसमें सीटीएस वगैरह के फॉर्म आए हुए हैं, आपने भर दिया आप लोगों ने? भर देना, भरना चाहो तो, है ना? कितने बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है आप में से? तो जिनका कंप्लीट है वो भर देना एक बार, ठीक है ना, एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। और